नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। स्वराज सेहत में आज बात करेंगे कोरोना रिटर्न की। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। रोज रोज कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आम जनता को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो कोरोना फैल रहा है उसका इलाज क्या है, कितना घातक है। ये कोरोना तमाम तरह के सवाल आम जनता के दिमाग में ला रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वराज सेहत के इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। संतोष जी क्योंकि डायरेक्टर हैं एनएचएम के, और वैक्सीनेशन नेशनल स्तर पर जितने भी वैक्सीनेशन होता है उसकी जिम्मेदारी आप पर है। और ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि हाल ही में आपको इसके लिए सम्मानित भी किया गया है कि हर एक राज्य में आपने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाई है। इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बधाई। तो शुरू करते हैं स्वराज सेहत में। आज का हमारे इस खास कार्यक्रम में विषय यही है कि कोरोना कितना घातक साबित है, और उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर इस बार राज्य सरकारों की तरफ से या केंद्र सरकारों की तरफ से व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी नागरिकों को जागरूक करना चाह रहा हूं कि देखिए 2020 में जब कोरोना की बीमारी ने महामारी का रूप धारण किया था, एक नई बीमारी थी, हमें बहुत कुछ नहीं मालूम था वो वायरस किस प्रकार से बिहेव करेगा। मगर समय आगे बढ़ता गया, हम लोगों को जानकारी मिल गई कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और बचने का बहुत आसान तरीका हम लोगों ने आपको SMS वर्ड से जोड़ते हुए बताया था। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। भीड़ भरे क्षेत्रों से हम बचें। यदि जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आप अब नमस्कार का प्रयोग करना चालू कर दें। किसी को सर्दी खांसी है तो खांसी और के जो थूक के कण हैं उसको रोकें यहाँ, जिसमें वातावरण में ना जाएं। ये बेसिक जानकारी जो पब्लिक हेल्थ की थी, और सभी लोगों ने, क्योंकि एक साल तक तो हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी, इसी के सहारे हमने अपने को बचाया था। और उसका ही असर हुआ कि जैसे ही वैक्सीन आई तो डबल सुरक्षा, डबल विश्वास हो गया हम सबको। अभी हम लोग लग रहा है देख के कि अति विश्वास से पीड़ित हैं, बेखबर हैं, भीड़ के बीच में जा रहेंगे, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये जो छोटी मोटी जो बातें हम लोग करते हैं आम जन से कि सावधानी पूरी हमें बरतना होगा। हमने पहला डोज 98% लगाया था, सेकेंड डोज भी हमारा 98% कवर हो गया था, मगर बूस्टर डोज जब लगाया जो आपको पुनः इम्यूनिटी बढ़ा सकता था, वो मात्र 26% था। तो अभी काफी 70 से 75% ऐसी आबादी है जो बूस्टर डोज प्राप्त नहीं कर सकी है। और साथ में जो हाई रिस्क ग्रुप है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर या गंभीर पीड़ित मरीज, उनको विशेष ध्यान देना होगा कि हम एहतियात पूरा बरतें हैं। जी डॉक्टर संतोष जी, क्योंकि 24 तारीख को जल्द ही इम्यूनाइजेशन डे भी मनाया जाने वाला है। क्या है ये इम्यूनाइजेशन डे, और इसमें क्या पॉलिसी है, क्या बेहतर से बेहतर करने के लिए इस डे को मनाया जा रहा है? देखिए, विश्व स्तर में 2012 से हम विभिन्न 182 राष्ट्रों में टीकाकरण के प्रति लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से इसको प्रचार प्रसार के रूप में इस्तेमाल किया गया। हम लोग 24 से 30 तारीख के बीच में संगोष्ठियां करके लोगों को टीकों के फायदे बताते हैं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे अवसर मिला है कि मैं आपको पुनः बता दूं कि कोविड वैक्सीनेशन ने एक बहुत अच्छा हमारा साथ दिया। लोगों में टीकों के प्रति विश्वास जागृत हुआ है। और हमारे पास उदाहरण है पोलियो उन्मूलन के, स्मॉल पॉक्स निर्मूलन के, हमने टिटनेस नवजात शिशु की बीमारी को बिल्कुल सफाया कर दिया। तो टीके हमारे दोस्त हैंगे, ये दुश्मन नहीं है। ये चीज तो जहन में पहुंच चुकी है। मगर कुछ लोग अभी भी भयाक्रांत रहते हैंगे, पता नहीं क्यों। कुछ लोग भ्रांति का शिकार होते हैं। अभी भी वो वायरस की बीमारी है, जैसे मीजल्स की मैं बात करूं, खसरा रोग एक वायरस का रोग है, और जितने भी वैक्सीन से रोके जा सकने वाली बीमारी हैं
उसमें खसरा रोग सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। 30% मौत होती है, 50% कुपोषण दर बढ़ाती है बीमारी, और 80% विकलांगता। तो बीमारी के खतरों की इतनी जानकारी के बाद भी अभी हमारा समुदाय कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से इसे देवी प्रकोप मानता है, जबकि आज विज्ञान के युग में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ये जानकारी है कि ये एक सूक्ष्म वायरस है, सबसे तेज धरती पर दौड़ने वाला वायरस है। एक बच्चे को अगर सर्दी, खांसी, आंखें लाल, तेज बुखार, दानेदार होता है तो 18 से 20 बच्चों को बीमारी फैला सकता है पास के संपर्क में। तो बेहतर रहेगा कि जैसे हम कोविड में करते थे, अगर कोई पीड़ित बच्चा है तुरंत उसकी सूचना दीजिए पास की स्वास्थ्य संस्थाओं में, उसको एकांत में रखिए जिससे दूसरे बच्चे प्रभावित ना हो, और उसका सैंपल करा दीजिए। यही तो हम लोग कोविड में करते थे, वही चीज करना हैगा, जिसमें 2023 में दिसंबर तक हमने संकल्प लिया हैगा कि देश से खसरा मुक्त भारत की एक परिकल्पना की है, उसमें हम सहभागी बने। और साथ में जो अन्य टीके लगते हैं बच्चों को कुल 12 प्रकार की बीमारी जकड़ती है। संतोष, जैसा कि आपने बीच में जिक्र किया कि खसरा को लेकर के आप जानकारी दे रहे थे, और आप क्योंकि स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर भी हैं, साथ में स्टेट कोविड वैक्सीनेशन ऑफिसर भी हैं, तो जाहिर है वैक्सीनेशन राज्य स्तर पर किस तरीके से लागू किया जा रहा है या कितना कारगर साबित हो रहा है, या इसको लेकर क्या जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। तो खसरा का आपने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी सरकारें इसको लेकर के पूरी कर चुकी हैं या कितनी बाकी हैं? देखिए, हमारे बढ़ते कदम, अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, तो पूरे देश में मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पूर्ण टीकाकरण में 23.6% की उपलब्धि अतिरिक्त पाई थी। पूर्व मतलब 2000 हमने 15 में जो सर्वे हुआ था, 2019 में उसमें काफ़ी हमारा बढ़ोतरी हुई है, मगर हम 95% कवरेज की ओर अग्रसर हैं। अभी हाल में हम लोग ने जब वार्षिक समीक्षा की तो हमारा 94% हम लोग कवरेज किए हैं। हमारा जो चुनौतियां आती हैं टीकाकरण कार्यक्रम में, वो है अभी भी अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है। अगर जानकारी है तो उनको ये नहीं मालूम कि टीकाकरण का दिन, स्थान और समय क्या है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जन जन को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बच्चों को और गर्भवती माताओं को जो टीके लगाए जाते हैं निःशुल्क हैं। महीने में एक बार निश्चित दिन मंगलवार या शुक्रवार 9 बजे से 4 बजे तक टीकाकरण प्रदायगी का व्यवस्था है। आपका अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आशा आंगनवाड़ी उस दिन आपको जरूर घर तक आके बुलाएगी कि आप आज बच्चों का टीकाकरण का दिन है, जरूर करवा लीजिए। हमने एक नई व्यवस्था की है, एक नवाचार किया है मध्य प्रदेश में, और उसमें यह है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, स्वास्थ्य संस्थाओं 80 से 90% हमारे मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव होते हैं। जैसे ही बच्चों ने जन्म लिया, हम उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसकी एक कुंडली का निर्माण कर देते हैं कि 1.5, 2.5, 3.5 और 9 से 12 महीने में जो टीके लगने हैं, वो टीके की जानकारी आपको डिस्चार्ज टिकट पे और जच्चा बच्चा कार्ड में लिख के दे दिया जाता है। आपसे यही अपेक्षा है परिवारजन से कि आप उन निश्चित तारीखों में टीकाकरण करने जरूर आए। हम बहुत सारे काम में उलझे रहते हैं, मगर संतोष, आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। शुभांकर जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछे। हेलो जी शुभांकर जी, सवाल पूछे। सर से मेरा क्वेश्चन था कि सर अभी जैसे फिर देखा जा रहा है कोरोना के मामलों में काफी वृद्धि हो रही है। ये संबंधित मतलब जैसे अभी कुछ समस्याएं हो रही हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और जैसे अभी तो मतलब इन चीजों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपना? क्या बोल रहे हैं? शुभांकर जी, आपका सवाल एक बार और दोहराइए। जी मैम, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि अभी कोरोना फिर से लौट आया है, उसके मद्देनजर जैसे अभी देखा जा रहा है जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके मद्देनजर अगर वायरस फेफड़े में चला गया तो श्वास में लेने में दिक्कत होगी। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि हम इतने ज्यादा गंभीर अवस्था में पहुंचे। प्रारंभिक लक्षण यदि आ रहे हैं तो तुरंत पास के अस्पताल में, शासकीय संस्थाओं में फीवर क्लिनिक चल रही हैं, वहां पे जाके अपना थ्रोट स्वैब कहलाता है, गले में थूक की जांच हो जाती है और आपको रिपोर्ट मिल जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव है रिपोर्ट में, तो उसको तुरंत एकांत में कर दीजिए
और उसको एक किट भी दी जाती है दवाई की, जिसमें बुखार हो तो एक पैरासीटामॉल है, दूसरा उसको अगर दर्द है या अन्य लक्षण है, लक्षण के हिसाब से उसको दवा प्रिस्क्रिप्शन हो जाती है। यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि 104 और 1075 ये टेलीमेडिसिन के कॉन्टैक्ट नंबर हैं प्रदेश में। यदि आपको लगता है कि हमें कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही, डायरेक्टली आप इन नंबर पर निःशुल्क बात कर सकते हैं, वहाँ चिकित्सक उपलब्ध रहता है। और गंभीर अगर लक्षण है तो 108 का सहारा लेके हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। बेहतर है कि हम ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए हम भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं। अपनी अभी एक आपको सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि यदि दोनों हम और आप बैठे हुए हैं, बात करने के साथ दोनों मास्क अगर लगा के बात करते हैं तो हमें वायरस नहीं है। अगर सामने वाला पीड़ित है तो हमें वायरस नहीं प्रवेश करेगा। यदि एक व्यक्ति लगाए है और दूसरा नहीं लगाए है तो 50% चांसेस रहते हैं। तो अभी यही है कि जब पहले तो 6 फुट के डिस्टेंस पे बनाए हम लोग, और सर्दी खांसी वाले खासतौर से वर्क एट होम, घर पे ही रह के काम अपने एम्प्लॉय को बता दीजिए, तो उससे फायदा ये होगा कि संक्रमण जो फैल सकता है वो बच जाएगा। जी। और डॉक्टर संतोष, ये भी जानना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन तो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे देश में की गई है। हर एक राज्य स्तर के आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ भी बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन बूस्टर डोज की जो व्यवस्था है, अब भी ऐसे कुछ राज्य हैं जो अभी तक मांग कर रहे हैं कि उनके राज्य में बूस्टर डोज की जो उपलब्धता है वो बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो स्थिति बूस्टर डोज को लेकर कैसी है? देखिए, जैसे मैंने पूर्व में बताया आपको, बूस्टर डोज हमारा 26% नागरिकों ने बूस्टर डोज लिया है, और हमें कल ही राष्ट्रीय स्तर पे समीक्षा की जा रही है प्रोग्राम की। और आप सबको बता दें कि टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और दिशा निर्देश भारत शासन ही निर्णय लेती है, और उनके माध्यम से ही हमें ये निर्देश जैसे ही मिलेंगे कि आगे क्या कदम बढ़ाना है तो हम आपको ज़रूर जागरूक करेंगे। मगर अभी जब तक वैक्सीनेशन अभी नहीं है तो हमें आप SMS का प्रयोग करना होगा। और क्योंकि डॉक्टर संतोष, आप हर एक वैक्सीनेशन को लेकर के अच्छी खासी जानकारी आपके पास है, और खुद आप अपनी निगरानी में ये सब चीज़ें देखते हैं कि राज्य स्तर पर वैक्सीनेशन किस तरीके से हो पा रहे हैं। ऐसे में पोलियो को लेकर के भी स्थिति राज्य स्तरों पर सवाल उठते रहे हैं, तो क्या इन वैक्सीनेशंस, कोविड के साथ साथ इन वैक्सीनेशंस पर भी ध्यान दिया गया है? बिल्कुल। कोविड वैक्सीनेशन जब चल रहा था तो ये सही है कि 2021 में हमारा जो बच्चों को, महिलाओं का जो टीकाकरण दर एकदम से नीचे आ गई थी। हम लोग 88% लगा रहे थे, 55% पे आ गए। मगर हमने व्यवस्था की, व्यवस्था ये करी कि उस वक्त बिल्कुल लॉकडाउन था, परिवहन व्यवस्था ठप थी। हमने इंटीग्रेटेड मोबिलिटी सपोर्ट के साथ टीकाकरण कर्मियों को भेजा आंगनवाड़ियों में। हमने एक एनिमेटेड फिल्म बना के उनको खुद को जागरूक किया कि बीमारी से बचाव खुद का करते हुए हम कैसे लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। और उसका असर ये हुआ कि हमारा एकदम से 90% के लगभग टीकाकरण वी टाइप ऑफ रिकवरी हुई थी, जिसको भारत शासन ने और इंटरनेशनल पे भी सराहा गया था। हम ये बताना चाह रहे हैं कि पोलियो एक घातक बीमारी है और बच्चों में अपाहिज करने की सबसे बड़ा कारण बनता है। हालांकि 2014 से एक भी केस नया नहीं आया है, मगर हर वर्ष हम लोग पल्स पोलियो का एक दौर करते हैं। कल ही हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि 28, 29 और 30 तारीख का मई में 16 राज्य जिनको कि हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया है कि अगर खुदा न खास्ता पोलियो दूसरे देशों से, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है वायरस, आता है तो वहाँ संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इन 16 जिलों में हम अतिरिक्त पल्स पोलियो अभियान 28 मई, 29 मई और 30 मई को करेंगे, और उसकी हम तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। जी। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, लोगों के बीच ये भ्रांतियां भी हैं कि पिछला जो कोविड काल का दौर रहा है, पिछले 2 साल पहले का जो कोरोना रहा है, उसमें और अभी के जो कोरोना के दूसरा वेरिएंट अब जब आया है तो उसमें उतने ज़्यादा खतरा नहीं है। क्या ये बात सच है? देखिए, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो पेपर्स डेवलप किए जा रहे हैं उसमें ये बात तो निकल के आ रही है कि तीव्रता इस वायरस की उतनी ज़्यादा नहीं है।
मगर मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि आ बैल मुझे मार, हम क्यों अवसर दें, चाहे वो बीमारी का वायरस कम तीव्रता का हो या अधिक तीव्रता का, बीमारी से हमें बचना हैगा और उसके लिए जो बचाव के हमारे नियम हैं उनका कठोरता से पालन करना है। और एक बार फिर से जो लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से क्या एक बार फिर से ये कोरोना रिटर्न उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन्हें पहले हो चुका है, या वैक्सीनेशन की वजह से इन आंकड़ों में कमी आई है, या इसका मुख्य जो कारण है उसे क्या समझा जाए? देखिए, अभी ऐसा मध्य प्रदेश जो है लो रिस्क स्टेट में शामिल किया गया है जी। कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अन्य राष्ट्र जहाँ पे काफ़ी हजारों में केसेस आए हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 3 फिगर के अंदर केसेस हैं और वो भी सभी जिलों में नहीं है ऑलमोस्ट। और जो हमारे महानगर हैं वो जहाँ की ज़्यादा भीड़ की डेंसिटी होती है वहाँ संभावना ज़्यादा रहती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ बीमारी दूसरे राज्यों से आने की संभावना रहती है। तो आप ये देखें कि यदि आपके रिश्तेदार उन क्षेत्रों से आ रहे हैं जहाँ बीमारी ऑलरेडी फैली है तो उनसे बोलिए कि आप थोड़ा रुक के आइए, जिससे वो ट्रांसमिशन वैक्सीन नहीं वायरस का ना कर लें आपके साथ जी। और लोगों के बीच ये भ्रांति और है कि अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है तो उनके बीच बूस्टर डोज का होना इतना आवश्यक नहीं है। इसकी अहमियत को समझना चाहेंगे और जो तमाम दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी ये बात क्लियर होगी अच्छे से कि बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के बाद कितना ज़रूरी है। डॉक्टर संतोष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम लोग प्रथम डोज और सेकेंड डोज जो लगाए थे उसका सीरो कन्वर्शन मतलब एंटीबॉडीज आपका लगभग 80 to 90% के बीच में आए थे। उसके बाद ये भी तथ्यात्मक जानकारी आई कि 9 महीने के बाद एंटीबॉडीज का लेवल डाउन हो गया, 30 से 40% आ गया और फिर बूस्टर डोज का कंसेप्ट आया था। तो ये सही है कि जिन्होंने दोनों डोज लगा लिए हैं, सुरक्षा तो है कवच आपका, मगर उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि अपेक्षित था। तो आपको वैक्सीनेशन के कवच के साथ साथ एसएमएस का कवच भी लेके अपना जीवन यापन करना पड़ेगा जी। और जैसा कि कुछ देर पहले आपने इसी बात से जुड़ा जवाब दिया कि जितने भी वैक्सीनेशन हो, चाहे बच्चों की बीमारियों में खसरे की समस्या हो या पोलियो की समस्या हो, एक तरफ कोविड हो, इन सभी वैक्सीनेशन को राज्य सरकारों के तौर पर अगर बात सिर्फ मध्य प्रदेश की कर ली जाए तो कितने अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, अभी हाल में राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा हुई और मध्य प्रदेश के टीकाकरण को सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में सम्मिलित किया गया। हम लोगों ने जितनी भी हमारी कमियां थी उसको शक्ति बनाया। हमारी जो कमियां थी कि हम सबसे ज़्यादा ट्राइबल बेल्ट की पॉपुलेशन है, 89 ब्लॉक्स, 20 ज़िले। हमने भारत शासन की मदद से मोबिलिटी सपोर्ट यानी एक अतिरिक्त जीप में हमारी वैक्सीनेशन दल, क्योंकि वहाँ की आबादी बड़ी छितरी बितरी रहती है, दूरस्थ क्षेत्र में उनके हैमलेट्स रहते हैं, तो हमने वहाँ टीकाकरण सुविधा पहुँचाई। हमारे पास 1000 से ज़्यादा डीप फॉरेस्ट विलेजेस हैं, उन गांवों तक पहुँचना 10, 40, 50 किलोमीटर अंदर हमारी एएनएम महिलाएं कैसे पहुँचेंगी, इसके लिए हमने चिंता जाहिर की और उनको भी मोबिलिटी सपोर्ट के माध्यम से भेजना चालू किया। हमारे 1200 ऐसे वैकेंट सब सेंटर थे जहां हमें टीकाकरण करने में दिक्कत होती थी, तो इसके लिए भी हमने सेक्टर अप्रोच किया। उन पीएससी के अंतर्गत अन्य टीकाकरण कर्मियों को मंगलवार और शुक्रवार को अतिरिक्त दिवसों में टीकाकरण की सुविधा पहुंचाई। हमारे पास 5000 ऐसे हाई रिस्क क्षेत्र माने गए हैं जो ईंट भट्टे हैं, क्रशर हैं, घुमक्कड़ आबादी है, उनको भी चिन्हित किया है। वहाँ पे भी हमने विशेष मोबाइल दल के माध्यम से टीकाकरण किया। हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शहरी क्षेत्रों में है, उनका भी हम मैपिंग कर चुके हैं और अभी 24 से 30 में जो विशेष अभियान है, हम इन्हीं क्षेत्रों में जाके हम पहुँचेंगे उन तक जो ना पहुँचे हम तक, इस नियम के तहत टीकाकरण कर रहे हैं। जी, वैसे तो हमने हर एक वैक्सीनेशन को लेकर के मंथन करने की कोशिश की कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है और जो स्थिति है वो आज हम कहाँ खड़े हैं और किन एहतियातों के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ एक
प्रशासन का काम नहीं है, ये उस आम जनता का भी काम है कि वो खुद आए और वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक हो। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि हम कोरोना को लेकर के इस खास कार्यक्रम में खास तौर से बात कर रहे हैं कि कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर के कितनी अहम भूमिका बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन की हो सकती है, ऐसे में आज हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए उन तमाम जो दर्शक हैं उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की अहमियत इस समय में जब दूसरी बार कोरोना फैल रहा है तो कितनी है? देखिए, टीकाकरण हमने 13 करोड़ 85 लाख लोगों का किया और उसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि अब चाहत है, टीकाकरण चाहत है। हम लोगों ने फोर्स टीकाकरण नहीं किया था, वॉलंटरी था सिस्टम, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने इसको एक चाही गई आवश्यकता मानी, बजाय थोपी गई। दूसरा, अब उन्हें ये भी ज्ञान पहुंच गया है कि हमें बीमारी से डरना है, टीकों से नहीं। उस फ्रंट में तो हम काफ़ी जागरूक हो गए हैं। अब आने वाले समय में जैसे ही भारत शासन का निर्णय होता है, नीतिगत फैसले होते हैं, यदि हमारे पास अतिरिक्त वैक्सीन आती है तो अभी से हम मानसिकता बना के रखें कि हम खुद आगे आएं और टीकाकरण जरूर कराएं। इस कोरोना के एक बार फिर से रिटर्न पर किस तरीके से राज्य सरकारें इससे लड़ सकती हैं और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपसे बार बार एक ही गुजारिश करूंगा कि बीमारी कह के नहीं आती है। बीमारी वातावरण में कहाँ किसने स्पुटम के माध्यम से वायरस छोड़ दिया हमें नहीं मालूम जी। इसलिए आप जो हमारे स्वस्थ जीवन के 4 आधार होते हैं, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक आहार और संपूर्ण टीकाकरण, इस पर जरूर गौर करें कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत वो कैसे निर्मित होती है। सबसे पहले होता है सनलाइट। आपको मालूम है सनलाइट जो सूर्य है उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे जो वायरस या बैक्टीरिया पे डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि सुबह की सूर्य की किरणें जिसमें हम मुंह खोल के अल्ट्रावायलेट रेज जब ले लेते हैं तो वो बहुत आपका एक शक्तिशाली प्रयोग रहेगा। दूसरा, काढ़ा हम लोगों ने बहुत अच्छे से काढ़े से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई थी। दूध में हल्दी, हरी सब्जियां, फल, पौष्टिक आहार में हम ये नहीं कह रहे बहुत महंगे आहार, बल्कि अंकुरित आहार चालू कर देते हैं। और साथ में सोयाबीन, 43% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। यदि 1 किलो सोयाबीन और 4 किलो गेहूं मिक्स करके हम खाना चालू कर दें तो हमारी जो आंतरिक शक्ति है, कितना ही शक्तिशाली वायरस होगा, हमारी आंतरिक शक्ति अगर पहले से मजबूत है और सिर्फ हमारी अकेली नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज की, तो हम एक दूसरे को मदद करें, लोगों को जागरूक करें। यही मेरी अपेक्षा है कि आप बीमारी से लड़ाई करने के लिए अपना शरीर मजबूत रखें और अपने इरादे बुलंद रखें। चलिए डॉक्टर संतोष जी, बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम सारे सवालों के जवाब भी देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना, उससे बचाव, उसकी सावधानियां और वैक्सीनेशन से जुड़ी जो जानकारी है वो आप तक साझा करने की जो कोशिश है वो ज़रूर सफल हुई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और ऐसे ही एक और अगली बार टॉपिक के साथ में हम हाजिर होंगे। फिलहाल आज स्वराज सेहत में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।